हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन न्यू चैप्टर पढ़ेंगे। इसके पहले हम क्या पढ़ रहे थे? क्लासिकल मैग्नेटिज्म पढ़ रहे थे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अभी हम क्या पढ़ेंगे? मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स जब हम जान जाएंगे अच्छे से तो आपको इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सबसे ज्यादा किसी पॉइंट का यूज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, तो क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स का यूज है ना। तो जिस तरह हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइन किया था उसी तरह हम मैग्नेटिक फ्लक्स भी डिफाइन करते हैं। लेकिन वहां हमने क्या कंसीडर किया था? मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर किया था। यहां हम क्या कंसीडर करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर करेंगे। जैसे देखो कि कोई एक प्लेन सरफेस है ना, ये क्या है? एक प्लेन सरफेस है, ठीक है। ये प्लेन सरफेस है और इस पे इसका जो एरिया है वो क्या है? ds दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? हमने इसका एरिया मान लिया कि दिस इज नथिंग बट द एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर ऑलरेडी मैंने बताया आप लोग को। और दिस इज नथिंग बट द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। और इनके बीच एंगल जो है वो क्या है? थीटा है। क्या है? थीटा है। ds आपको मालूम है कि ds क्या है? कि ds वेक्टर क्या होता है? ds वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्या होता है? एरिया ऑफ दिस प्लेन सरफेस एंड हुज डायरेक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सरफेस। ठीक है, प्लेन कोई सरफेस है, ठीक है, ये क्या है? प्लेन सरफेस है। तो आपसे कोई पूछे कि इस ds सरफेस के थ्रू, आई मीन ds मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ds इज डिफाइंड एज, क्या होता है? देखो इसको हम क्या चीज से डिनोट करेंगे? d phi m। phi m क्या इंडिकेट करेगा? मैग्नेटिक फ्लक्स। तो दिस इज नथिंग बट द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर प्लस क्या होगा? एरिया वेक्टर। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड क्या होगा? एरिया वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होगा उससे अपने को क्या मिलेगा? फ्लक्स मिलेगा। क्या मिलेगा? मैग्नेटिक फ्लक्स मिलेगा। अब यदि क्या होगा? नेट मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो हम क्या करते हैं? इसको क्या करते हैं? इंटीग्रेट कर देते हैं। तो phi m जो होगा, phi m इज इक्वल टू क्या होगा? इंटीग्रेशन b डॉट क्या होगा? ds। यदि सरफेस क्या होगा? क्लोज होगा तो हम यहां क्या करते हैं? एक सर्कल यूज करते हैं, ठीक है। यहां एक सर्कल लिख देंगे तो ये क्या इंडिकेट करेगा? क्या इंडिकेट करेगा? इंटीग्रेशन जो हम कंसीडर कर रहे हैं इस पे क्लोज सरफेस को कंसीडर किया है, ठीक है। यदि इंटीग्रेशन साइन पे यदि हम सर्कल लिख दें तो इसका मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन इज डन ओवर द क्लोज सरफेस, ठीक है। तो सरफेस कुछ भी हो सकता है, क्लोज सरफेस भी हो सकता है, ओपन सरफेस भी हो सकता है ना। हमने एक प्लेन सरफेस किया है, कंसीडर किया है, ठीक है। तो phi m जो होगा वो क्या होगा? अब देखो मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। और मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा वो क्या होगा? एज लाइक इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। फ्लक्स का मतलब क्या होता है? कि कितने फील्ड लाइंस वो गिवन सरफेस को क्या कर रहा है? क्रॉस कर रहा है या कट कर रहा है। यदि फील्ड लाइंस क्या होगा? उस सरफेस को कट करेगा या क्रॉस करेगा तो हम बोलेंगे कि उसके थ्रू कुछ फ्लक्स है। और यदि क्रॉस नहीं कर रहा है और कट नहीं कर रहा है फील्ड लाइंस, आई मीन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो हम बोलेंगे कि उस सरफेस के थ्रू जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या होगा? जीरो होगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव भी हो सकता है, क्या हो सकता है? नेगेटिव भी हो सकता है और क्या होगा? जीरो भी होगा। तो पहला हम पॉइंट क्या लिखेंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज ए क्या होगा? इज ए क्या होगा? स्केलर क्वांटिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। उसके बाद इसका
एसआई यूनिट जो होता है, एसआई यूनिट जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, देखो यहां से मैग्नेटिक फील्ड को क्या बोलते हैं हम, टेस्ला मीटर स्क्वायर बोल सकते हैं, और इसको क्या बोल सकते हैं, टेस्ला, आई मीन टेस्ला मीटर स्क्वायर। और इसी को हम क्या बोलते हैं, वेबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेबर। दिस इज कॉल्ड क्या होगा, वेबर। इसको हम क्या बोलते हैं, वेबर बोलते हैं। इसको कैसे हम लिखेंगे, WB। ठीक है। सीजीएस यूनिट जो होता है, सीजीएस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, मैक्सवेल होता है। क्या होता है, मैक्सवेल। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, mx, कैपिटल M में स्मॉल x। तो 1 वेबर जो होता है, रिलेशन होता है, देयर इज ए रिलेशन बिटवीन क्या होगा, मैक्सवेल एंड क्या होगा, सीजीएस यूनिट एंड एसआई यूनिट। तो क्या होगा, 1 वेबर इज इक्वल टू क्या होगा, 1 WB इज इक्वल टू क्या होगा, 10⁸ मैक्स होता है, 10⁸ मैक्सवेल होता है। क्या होता है, 1 वेबर इज इक्वल टू क्या होता है, 10⁸ मैक्सवेल होता है। ठीक है, ये कभी कभी पूछा है। यही से मैग्नेटिक फील्ड का जो हम यूनिट लिखते हैं क्या होता है, देखो ये क्या हुआ, वेबर हो गया, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है। ठीक है। उसके बाद कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा किसी भी सरफेस के थ्रू क्या होगा, सरफेस यदि ओपन होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा क्या होगा, इफ द सरफेस, या सिंपल हम क्या लिख देंगे, इफ द सरफेस इज क्या होगा, ओपन, देन मैग्नेटिक फ्लक्स through the surface depend on क्या होगा, डिपेंड ऑन, क्या क्या चीज पे डिपेंड करेगा आप यहां से देख सकते हैं, है ना। क्योंकि क्लोज सरफेस के थ्रू जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो ऑलवेज क्या होता है, यदि कोई भी क्लोज सरफेस है तो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स ऑलवेज क्या होगा, 0 ही होता है। क्योंकि फील्ड लाइंस क्या होता है, क्लोज, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, क्लोज होता है। इसलिए मैंने यहां कंसीडर, इफ द सरफेस इज ओपन देन द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस डिपेंड ऑन, क्या क्या चीज पे डिपेंड करेगा, पहला मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बी में क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया वेक्टर, एंड सी जो होगा वो क्या होगा, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। ठीक है, क्या चीज पे डिपेंड करेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया वेक्टर एंड एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। ये 3 चीजों पे क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स डिपेंड करता है। ओपन सरफेस के लिए, क्लोज सरफेस के लिए आपको आगे हम देखें, क्लोज सरफेस के लिए जो क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स ऑलवेज क्या होता है, 0 ही होता है। नेट मैग्नेट आइदर क्या हो, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हो, नॉन यूनिफॉर्म हो, ऑलवेज क्या होगा, 0 होगा। इसलिए हमने यहां क्या कंसीडर किया है, ओपन सरफेस कंसीडर किया है। ठीक है। अब जैसे यहां तुम देख सकते हो कि ये क्या है, हमने क्या किया, एक स्क्वायर
सरफेस कंसीडर कर लिया, स्क्वायर प्लेन सरफेस। यहां मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या है, आउटवर्ड है, ठीक है। तो आप यदि ये प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस है ना, तो यहां क्या होगा, आई मीन ऐसे समझ सकते हो कि यहां हमने एरिया वेक्टर क्या है, आउटवर्ड कंसीडर। अब देखो ओपन सरफेस होता है तो हम नहीं बोल सकते हैं कि एरिया वेक्टर किधर होगा, क्योंकि कोई भी सरफेस दिया हुआ है तो उस पे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है, उसके प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो प्लेन जो होता है टुवर्ड द सरफेस भी हो सकता है और अवे फ्रॉम द, सॉरी नॉर्मल जो होगा वो टुवर्ड्स द सरफेस भी हो सकता है और अवे फ्रॉम द क्या होगा, सरफेस हो सकता है। जैसे मान लो कि देखो यही क्या है, प्लेन सरफेस है, तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि जो एरिया वेक्टर है वो क्या है, आउटवर्ड भी है, और एक मैं बोल सकता हूं इनवर्ड भी है। आई मीन टुवर्ड द क्या होगा, सरफेस, एंड अवे फ्रॉम द सरफेस, दोनों करेक्ट है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। हाँ, यदि यही क्लोज सरफेस होता है तो मैंने आप लोग को इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ाते वक्त बताया था कि क्लोज सरफेस के लिए जो हम एरिया वेक्टर कंसीडर करते हैं वो पॉजिटिव क्या होता है, आउटवर्ड ऑलवेज जो होता है वो पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। एरिया वेक्टर किसी भी सरफेस पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, आउटवर्ड होगा तो पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, यदि इनवर्ड होगा तो हम क्या मानते हैं, उसको निगेटिव मानते हैं, ठीक है। तो ये कोई प्लेन सरफेस है और मान लो कि हमने क्या किया, यहां यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रख दिया है, मैं रख दिया है, तो यहां इसके थ्रू जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा फाई एम जो होगा वो क्या हो जाएगा, यहां फाई एम क्या हो जाएगा, बी इंटू क्या हो जाएगा, इसका एरिया, जितना इसका एरिया दिया हुआ है। यदि यही आप देखो यहां हमने क्या किया है, दूसरी फिगर में देख सकते हैं कि ये सरफेस है ना, कोई प्लेन सरफेस है और इस सरफेस के क्या है, पैरेलल, सरफेस के पैरेलल क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। ये प्लेन है, देखो ये क्या है, ये सरफेस है और मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, ऐसे है सरफेस की। एरिया वेक्टर क्या होगा, इसके प्लेन की परपेंडिकुलर होगा, तो हम बोल सकते हैं यहां जो फाई एम है वो क्या है, 0 है। ऐसे भी आप बोल सकते हो, मैंने क्या बताया था कि मैग्नेटिक फ्लक्स तभी होगा जब क्या होगा, उस सरफेस को फील्ड लाइंस क्या करेगा, क्रॉस करेगा। अब मान लो कि ये बोर्ड को हम प्लेन सरफेस कंसीडर कर लें और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या है, इस सरफेस के क्या होगा, पैरेलल हो, तो ऑफकोर्स बी डॉट डीएस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। या इन बोल सकते हैं कि इस सरफेस को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या कर रहा है, कट नहीं कर रहा है और क्रॉस नहीं कर रहा है, कि जब भी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी भी सरफेस को कट नहीं करे और क्रॉस नहीं करे तो मैग्नेटिक फ्लक्स ऑलवेज क्या होता है, 0 होता है। तो यहां मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। यहां क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स 0 हो जाएगा। यहां मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, आपका बीएम हो जाएगा। एक और केस ऐसे भी हो सकता है, दूसरा केस भी क्या है, पॉसिबल है। तो यहां एक और केस भी हो सकता है कि आई मीन ऐसे हमने क्या कंसीडर किया, एक ये भी केस हो सकता है। यहां हमने एरिया वेक्टर ऐसे मान लिया, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ऐसे मान लिया। तो यहां जो फाई एम होगा, देखो ये दोनों के बीच एंगल कितना, 180 डिग्री है, तो फाई एम इज इक्वल टू क्या है, यहां देखो ये एरिया वेक्टर है और ए बी वेक्टर, तो ए इज क्या है, एंटी पैरेलल टू क्या है, बी है। तो यहां फाई एम क्या हो जाएगा, माइनस बी ए हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से मालूम चल रहा है कि फ्लक्स जो होगा वो क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स किसी भी ओपन सरफेस के थ्रू क्या होगा, मैक्सिमम क्या हो सकता है, प्लस एम बी हो सकता है और मिनिमम क्या हो सकता है, माइनस एम बी हो सकता है। डिपेंड करता है, सॉरी एम बी नहीं, ए बी, एम बी नहीं ए बी, ठीक है। ए क्या है, एरिया है, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है। तो वो डिपेंड करता है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम क्या बोल सकते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा वो क्या होगा, प्लस ए बी भी हो सकता है और क्या हो सकता है, माइनस ए बी, इसके बीच कुछ भी वैल्यू हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द क्या होगा, एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। उसके बाद यदि कोई क्लोज सरफेस है तो इफ एनी क्लोज सरफेस इज प्लेस्ड इन द क्या होगा, आइदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, क्या होगा कि इफ एनी क्लोज
surface is placed inside a uniform and और क्या होगा और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, then net magnetic flux through the surface must be क्या होगा, must be जीरो। जैसे देखो यहां सिंपल आप एक सिलिंड्रिकल सरफेस कंसीडर कर लो। जैसे देखो यहां हमने क्या किया, ये सिलिंड्रिकल सरफेस कंसीडर कर लिया है ना, और मान लो कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। यहां आप ऐसे कंसीडर कर लो कि क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, अब देखो यहां देखोगे तो इस सरफेस के थ्रू जब भी क्लोज सरफेस होगा तो एरिया वेक्टर हम लोग ऑलवेज क्या कंसीडर करते हैं, आउटवर्ड कंसीडर कर लेते हैं। तो यहां देखो, यहां एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा, एरिया A1 मान लो, इसके थ्रू जो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, A2 होगा, इधर होगा। यहां मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, इस सरफेस के थ्रू, इस सरफेस के थ्रू, और तीन सरफेस होंगे, एक क्या होगा, लैटरल सरफेस होगा। तो इसके थ्रू जब देखोगे तो देखो यहां बी क्या है, बी का भी डायरेक्शन ऐसे है, तो इसके थ्रू φ1 फ्लक्स मान लें, इसके थ्रू φ2, और ये लैटरल सरफेस के थ्रू φ3 मान लें। तो देखो यहां देखोगे तो एरिया वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, जिसे यही देखो ये लैटरल सरफेस है, तो एरिया वेक्टर जो होगा ऑलवेज क्या होगा, ऐसे होगा, और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इसके पैरेलल है, तो एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो B.ds जो होगा वो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। या यूं बोल सकते हैं कि इसके थ्रू क्या है, कोई फ्लक्स जो है लैटरल सरफेस को फील्ड लाइन नहीं क्रॉस कर रहा है या कट नहीं कर रहा है, इसलिए इसके थ्रू फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहां A3 हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि फाई, इस केस में फाई टोटल φm इज इक्वल टू क्या लिखोगे, φ1 प्लस φ2 प्लस क्या लिखोगे, φ3। ठीक है, अब देखो φ3 इसके थ्रू फ्लक्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, लैटरल सरफेस के थ्रू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये तो आपको मालूम है, जीरो हो जाएगा। यहां φ1 क्या होगा, b इंटू क्या हो जाएगा, A1, तो हम लिख सकते हैं प्लस b इंटू A1, और यहां जो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, माइनस b इंटू क्या होगा, A2 होगा। तो हम लिख सकते हैं b इंटू क्या लिखेंगे, A1 माइनस क्या होगा, A2, और A1 और A2 का जो वैल्यू है वो क्या है, सेम है, तो यहां क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि A1 इज इक्वल टू क्या है, A2, तो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स यहां क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, ये फील्ड कैसा हमने कंसीडर किया है, यूनिफॉर्म कंसीडर किया है। अब यदि नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर कर लें, जैसे मान लो कि क्या है, एक क्लोज सरफेस है, आप ऐसे सोचो, एक क्लोज सरफेस हमने कंसीडर कर लिया और इसके अंदर एक बार मैग्नेट रख दिया, यहां नॉर्थ पोल होगा और यहां क्या होगा, साउथ पोल होगा। ठीक है, अब आपसे कोई पूछे तो देखो यहां फील्ड लाइंस ऐसे निकलेंगे यार, है ना, ऐसे भी होगा कि कुछ फील्ड लाइंस क्या होंगे, यहां से इमर्ज होकर के ऐसे मिलेंगे भी, है ना। ठीक है, यहां भी देखो कुछ फील्ड लाइंस ऐसे भी मिलेंगे। तो अगेन देखोगे क्या होगा कि इस सरफेस के थ्रू यहां फ्लक्स जो होगा वो क्या होगा, प्लस, इधर प्लस पॉजिटिव फ्लक्स होगा और यहां क्या होगा, नेगेटिव फ्लक्स होगा। तो यहां भी आप फाई m कैलकुलेट करोगे तो इंटीग्रेशन, मैंने क्या बताया था, जब भी क्लोज सरफेस हो तो यहां सर्कल लिखते हैं, तो B.ds जो होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहां भी आप जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो कोई भी क्लोज सरफेस है, आइदर क्या हो, फील्ड क्या हो, यूनिफॉर्म हो और नॉन यूनिफॉर्म हो, तो उसके थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स ऑलवेज क्या होता है, जीरो होता है, क्लोज सरफेस।
ठीक है, क्या होगा, क्लोज सरफेस कोई भी है तो उसके थ्रू जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो ऑलवेज क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, आइदर हम कहां रखें, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखें और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, लेकिन नेट फ्लक्स जो होगा ऑलवेज क्या होगा, जीरो होगा। अब देखो यहां से यदि क्या होगा, इफ मैग्नेटिक फील्ड इन एनी रीजन क्या होगा, जीरो होगा, तो फ्लक्स जो होगा ऑलवेज क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, यदि फ्लक्स जीरो होगा किसी भी सरफेस के थ्रू तो कोई जरूरी नहीं है कि वहां मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो, जीरो हो। तो जैसा कि अभी हमने देखा भी था, तो यहां हम लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं, इफ मैग्नेटिक फील्ड, इफ मैग्नेटिक फील्ड आई मीन बी इज क्या होगा, जीरो, देन क्या होगा, फाई एम क्या होगा, बी डॉट डी एस क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, बट यहां लिख सकते हैं इफ फाई मैग्नेटिक फ्लक्स इज क्या होगा, जीरो, देन क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड में और क्या होगा, में नट भी क्या होगा, जीरो। ठीक है, में नट भी जीरो। यदि फाई एम जीरो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, वो सिचुएशन पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अगला जो पॉइंट है इसमें, जैसा कि मैंने बताया है कि गॉस लॉ फॉर क्या होगा, मैग्नेटिज्म, तो मैंने ये बताया था कि गॉस लॉ फॉर क्या होगा, मैग्नेटिज्म, कि कोई भी यदि क्लोज सरफेस है, तो यहां से भी देखो हम प्रूव कर लें, कोई भी क्लोज सरफेस है, क्यों, क्योंकि मोनोपोल कभी एग्जिस्ट नहीं करता है, तो बी डॉट डी एस इज ऑलवेज क्या होता है, जीरो होता है। आई मीन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस जो होगा वो क्या होगा, ऑलवेज जीरो होगा। ये इसको हम क्या बोलते हैं, गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। क्यों, क्योंकि मोनोपोल कभी एग्जिस्ट नहीं होता है। तो यहां नेट गॉस लॉ के अकॉर्डिंगली क्या होता है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होगा, क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय क्या होता है, एप्सिलॉन जीरो। उसी तरह यहां क्या होगा, नेट मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होगा, नेट मैग्नेटिक चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस इनटू म्यू नॉट क्या होता है, परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस, क्या होता है, परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। तो हम ये बोल सकते हैं यहां से कि गॉस लॉ फॉर द मैग्नेटिज्म यदि पूछा जाए तो ये ऑलवेज बी डॉट डी एस क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि मोनोपोल कभी क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं होगा। जैसे देखो ये क्या है, इस एक क्लोज सरफेस कंसीडर कर लो और यहां बार मैग्नेट रख दो, तो यहां क्या होगा, माइनस एम हो जाएगा और यहां क्या हो जाएगा, प्लस एम हो जाएगा। तो नेट मैग्नेटिक चार्ज जो हुआ, नेट मैग्नेटिक चार्ज क्या हो गया, जीरो हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसलिए किसी भी क्लोज सरफेस के थ्रू क्या होगा, नेट मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, जीरो होता है। उसके बाद कि कोई भी कंडक्टिंग रॉड है, क्या होगा, कोई भी कंडक्टिंग रॉड जो है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या है, मूव कर रहा है, तो वो क्या करता है, एरिया जनरेट करता है ना, क्या करता है, एरिया जनरेट करता है। तो गिवन टाइम में जितने फ्लक्स को क्या करेगा, कट करेगा, जितने फील्ड लाइंस को कट करेगा, तो उसकी वजह से क्या होता है, फ्लक्स क्रिएट होता है। ठीक है, तो तीन सिचुएशन हो सकते हैं। तो हम क्या पढ़ेंगे, मैन, तो हमें लिख सकते हैं कि when a conducting rod is moving
इन द क्या होगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, then area is being, then area may or may not be, then area may, और क्या होगा, may not be, may or may not be generated, ठीक है। क्या होगा, when a conducting rod is moving in the uniform magnetic field, then area may or may not be generated, ठीक है। if क्या होगा, if area is generated, then flux linkage है ना, through the area generated is क्या होगा, given as area generated, then क्या होगा, then flux linkage through the area generated is changes, ठीक है। अब देखो यहां 3 सिचुएशन मैं बता रहा हूं, देखो यहां कि ऐसे सोचो कि क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, ऐसे है, और कोई रॉड है, ऐसी रॉड है, इसको दूसरे तरह से भी हम प्रूव करेंगे आगे, लेकिन आप एक इधर जो है वो क्या है, v वेलोसिटी से क्या है, मूव कर रहा है। तो एरिया यहां क्या है, कोई देखो इधर क्या है, b इधर ही है और v इधर ही है, तो यहां t टाइम में यहां क्या होगा, एरिया जनरेटेड जो होगा वो क्या हो जाएगा, एरिया जनरेटेड, इस केस में क्या होगा, एरिया जनरेटेड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अरे लेकिन यही यदि ऐसे रॉड मूव कर रहा हो, देखो ध्यान से, फिगर यहां जैसे हमने क्या किया, यहां फील्ड लाइन आउट कर दिया, परपेंडिकुलर टू द क्या किया, पेज कर दिया, ठीक है। अब आप देखोगे कि रॉड यदि ऐसे मूव कर रहा है, मान लो कि t इक्वल टू 0 में वो कहां है, t इक्वल टू 0 में रॉड यहां है, ठीक है, और इधर ये कैसे भी मूव कर सकता है, लेकिन मैं मान लेता हूं कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। यहां मैग्नेटिक फील्ड क्या है, b है, तो t इक्वल टू 0 पे कहां है, एट t इक्वल टू 0 पे कहां है, तो जब क्या करेगा, इसमें मूव करेगा तो किसी टाइम t ये कुछ डिस्टेंस मूव करेगा इधर, इसका लेंथ यदि l मान लें, यहां l मान लें, ठीक है, तो अभी कहां आ जाएगा, किसी टाइम t यहां आ गया, ये है ना, यही हुआ ना t, ये तो ये जो एरिया जनरेट हुआ है, यही एरिया जनरेट हुआ ना, दिस इज कॉल्ड क्या होगा, एरिया जनरेटेड, इन क्या होगा, टाइम t, ठीक है। तो आप कोई पूछे, अब आपसे कोई पूछे कि इस एरिया जनरेटेड के थ्रू फ्लक्स लिंकेज क्या है या मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, तो हम यहां कैसे कैलकुलेट कर, देखो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इधर है ना, किधर है, इधर, तो मैग्नेटिक फील्ड का, अब देखो ये टी टाइम में ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आप आसानी से लिख सकते हो, टी टाइम में क्या हो जाएगा, v इंटू क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस। तो हम यहां बोल सकते हैं इस एरिया जनरेटेड इन टाइम टी कितना हो जाएगा, ठीक है। तो यहां हम क्या लिख सकते हैं कि एरिया जनरेटेड
फिगर सेकंड में समझ में आया ना, ये फिगर 1 हुआ और ये क्या है, फिगर बी है। तो हम यहां बोल सकते हैं कि एरिया जनरेटेड इन क्या होगा, टाइम टी। और यदि मैं इसको ए मानूं तो ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, लेंथ इंटू क्या लिख सकते हैं, वी इंटू टी। अब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज थ्रू द क्या होगा, एरिया जनरेटेड कितना होगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एरिया जनरेटेड कितना होगा, फाइव एम। यदि मैं लिखूं तो क्या लिख सकते हैं, देखो यहां एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर है, ऐसे होगा, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का भी डायरेक्शन क्या है, ऐसे है, तो दोनों के बीच एंगल क्या हो गया, 0 डिग्री होगा। तो हम लिख सकते हैं क्या होगा, एरिया इंटू क्या लिख सकते हैं, बी, और ये क्या होगा, एल बी वी इंटू क्या लिखेंगे, टी। यहां से ये भी बता सकते हो कि रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, तो देखो डी फाइव एम अपॉन डी टी, या क्या लिखोगे, डी टी इज इक्वल टू क्या होगा, वी बी एल, और इसी को क्या बोलते हैं, ईएमएफ बोलते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ, आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये क्या हुआ, when the conducting rod is moving in the uniform magnetic field then area may or may not be generated। ये समझ में आया ना, यहाँ एरिया जनरेट नहीं होगा तो यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो गया, तो ईएमएफ भी यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ क्या होगा, जनरेट होगा। एक और केस भी हो सकता है, तो when a conducting rod is moving in the uniform magnetic field then area may or may not be generated। if area is generated then the flux linkage through the एरिया जनरेटेड इज चेंजेस विथ टाइम। देख रहे हो ना, ये क्या होगा, क्यों, क्योंकि एरिया जनरेटेड जो होगा वो भी क्या होगा, टाइम के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स भी होगा, वो भी क्या होगा, टाइम के साथ क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। उसके बाद कि अब किसी भी कंडक्टिंग रॉड को, ये आगे भी इसको पढ़ना है ना, देखो हम यहां बोल सकते हैं कि किसी भी कंडक्टिंग रॉड को, व्हेन ए कंडक्टिंग रॉड, अगला पॉइंट क्या होगा कि व्हेन ए क्या होगा, कंडक्टिंग रॉड इज रोटेटेड in the uniform magnetic field then again area is being generated। क्या होगा, hence there is a magnetic flux through generated area। अब जैसे देखो यहां, ये सब आगे भी पढ़ना है, तो अभी से तुम इस चीज को समझ जाओगे तो आगे इसको दूसरे मेथड से भी हम सोचते हैं। तो देखो यहां यही क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, आप यहां क्या है कि कोई रॉड है, ये क्या है, हिंज किया हुआ है और ऐसे रोटेट हो रहा हो, कैसे, ऐसे रोटेट हो रहा हो, इसके अबाउट ऐसे, ओमेगा से
रोटेट हो रहा है। हमने मान लिया कि कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी एंड ये है और ये भी, यहां t इक्वल टू 0 पे है, तो किसी टाइम t यहां आएगा यार, ऐसे आएगा, तो ये एरिया स्वीप करेगा ना यार, इतना ही एरिया जनरेट होगा ना एरिया। तो यदि ये एंगल थीटा है, ठीक है, और इसका लेंथ यदि क्या है l है, तो एरिया स्वीप आउट कितना होगा या एरिया जनरेटेड कितना होगा आप बता सकते हो, ठीक है। तो यहां एरिया जनरेटेड इज इक्वल टू क्या होगा, इसका एरिया, ये वाला एरिया, यही एरिया होगा ना। तो इसका एरिया, सेक्टर का एरिया आपको मालूम है कितना होता है, सेक्टर का एरिया कितना होता है ये मालूम है ना, थीटा अपॉन कितना होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई क्या होगा, आर स्क्वायर। यदि मैं थीटा रेडियन में ले लूं तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पाई लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं थीटा बाई 2 इंटू क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर। समझ में आया ना, हमने थीटा यहां क्या कंसीडर किया, आर स्क्वायर। तो यहां आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस केस में क्या हो जाएगा, कि थीटा बाई 2 इंटू क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। तो टी टाइम में जो यहां एरिया, अब देखो क्या होगा, यदि ये एंगुलर स्पीड क्या होगा, अब दो सिचुएशन है, यहां हम लिख सकते हैं कि इफ क्या होगा, इफ rod is rotating with क्या होगा, कांस्टेंट एंगुलर स्पीड, कांस्टेंट एंगुलर स्पीड, देन क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा टी। ये समझ में आई बात। तो इस केस में एरिया जनरेटेड जो होगा वो क्या हो जाएगा, देखो एरिया जनरेटेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ओमेगा टी बाई 2 इंटू क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। और मैग्नेटिक फ्लक्स आई मीन φm फ्लक्स लिंकेज थ्रू जनरेटेड एरिया कितना हो जाएगा, तो देखो अगेन यहाँ B का डायरेक्शन किधर है, इधर है, अंदर है। तो B और A के बीच, ए बी और ए जो होगा वो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो यहां क्या हो जाएगा, B इंटू क्या हो जाएगा, एरिया जनरेट। तो हम लिख सकते हैं B ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 इंटू क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। यहां से भी आप यदि इसको एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो डी फाई एम आई मीन रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होगा, B ओमेगा एल स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा, B ओमेगा एल स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये आगे भी हम दूसरे मेथड से भी रिजल्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ। अभी ये लिख लो, लेकिन आगे हम देखेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ। अभी हम जस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो यहां भी क्या होगा, अब यदि दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि रॉड यदि क्या होगा, कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन से क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा हो, ये भी हम लिख सकते हैं इफ रॉड इज रोटेटिंग विथ कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, अल्फा। इस केस में देख लो तो हम बोल सकते हैं इफ क्या होगा, इफ रॉड इज रोटेटिंग विथ कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1/2 अल्फा टी स्क्वायर, यही होगा ना। तो हम लिख सकते हैं एरिया जनरेटेड इज इक्वल टू क्या होगा, अल्फा टी स्क्वायर बाई 4 क्या होगा, अल्फा टी स्क्वायर बाई 4 इंटू क्या हो जाएगा, बी एल स्क्वायर। थीटा की जगह हम क्या रख देंगे, ओमेगा टी नहीं रख करके हम क्या रखेंगे, अल्फा टी स्क्वायर। तो ये इतना आ जाएगा, ठीक है। अब यहां से कोई पूछे कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, लिंकेज, तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज इज इक्वल टू क्या होगा, अल्फा टी स्क्वायर बीटा, सॉरी बीटा नहीं होगा, अल्फा टी स्क्वायर बीटा एल स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहां यदि तुमको रेट ऑफ, इसी यही क्या हुआ, फाई एम मिल गया कितना, अल्फा
बीटा एल स्क्वायर बाई 4 क्या हो जाएगा टी स्क्वायर। तो डी फाइव अपॉन डी टी भी क्या कर सकते हो आप, लिख सकते हो। तो कितना हो जाएगा 2 अल्फा अल्फा बीटा, ठीक है, अल्फा बी एल स्क्वायर टी अपॉन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहां जो होगा ईएमएफ टाइम के साथ क्या होगा चेंज होता रहेगा, और यहां ईएमएफ क्या होगा कांस्टेंट होगा। तो आप यहां ग्राफ भी देख सकते हो कि ये क्या होगा पैराबोलिक ग्राफ आएगा, ठीक है। ये बात समझ में आया। तो इस तरह हम क्या करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, आगे जब हम पढ़ेंगे कि ईएमएफ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ेंगे तो सेम क्वेश्चन में बताऊंगा। तो वहां इस मेथड से भी आप क्या करोगे टी टाइम में, समझ में आया ना कि टी टाइम में कितना एरिया जनरेट हो रहा है उस एरिया को लिख डालो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि एरिया लिखने के बाद मैग्नेटिक फील्ड से जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या मिल जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स मिल जाएगा। उस एरिया जनरेटेड के थ्रू कितना मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं आसानी से उसको एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो रेट ऑफ चेंज इन क्या होगा मैग्नेटिक फ्लक्स मिल जाएगा, और इसी को हम क्या बोलते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं हम इसको इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं। अब कुछ ऐसे भी केसेस हैं कि देखो एक कोई क्या है सर्कुलर लूप है या स्क्वायर लूप है। यहां देखो आपसे, देखो इस केस में एग्जांपल जैसे कि ये क्या है सर्कुलर लूप है और यहां यही क्या है इसका एक्सिस है, दिस इज एक्सिस, और यहां ये मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे रोटेट हो रहा हूं। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है ना, इसका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है बी है, और इसका एरिया मान लो कि ये क्या है आर है। ऐसे कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा से रोटेट। तो यहां देखो फाई जो होगा अगेन मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा बी इंटू क्या हो जाएगा या आई हो जाएगा, क्या हो जाएगा फाई एम इज इक्वल टू क्या होगा बी इंटू क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा ना यार। अरे ये टाइम के साथ कुछ चेंज नहीं है, एरिया यही है बी यही है, कुछ चेंज नहीं हो रहा है। तो हम यहां बोल सकते हैं कि डी फाई एम क्या हो जाएगा डी फाई एम डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आई मीन इस केस में क्या होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ यदि फ्लक्स कांस्टेंट होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह यहां भी देख सकते हो आप इस केस में भी कोई जरूरी नहीं है कि लूप किसी भी टाइप का हो। ये यहां क्या है सर्कुलर लूप है, ये सर्कुलर लूप है, और ये क्या है स्क्वायर लूप है। हमने ऐसा मान लिया कि ये क्या है, और इसको हम क्या कर रहे हैं इसके एक्सिस के अबाउट अगेन हम ऐसे रोटेट करा रहे हैं, ठीक है। क्या करा रहे हैं रोटेट करा रहे हैं। यहां देखो यहां क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है इसके सरफेस पे क्या है परपेंडिकुलर, सरफेस के पैरेलल है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहां देखोगे तो एरिया वेक्टर क्या होगा ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, और रोटेट ऐसे हो रहा है कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से। तो इस केस में भी मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा फाई एम यहां क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और फाई एम 0 हो गया तो बोल सकते हैं डी फाई एम अपॉन डी टी भी क्या होगा 0 होगा। तो यहां भी आई मीन इसमें भी क्या होगा ईएमएफ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस केस में भी क्या होगा ईएमएफ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ईएमएफ यहां भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हमेशा ये ध्यान देना है कि यदि फ्लक्स है यदि फ्लक्स कांस्टेंट है तो कोई ईएमएफ नहीं होगा। यहां देखो जैसा कि हमने देखा था यहां क्या है मैग्नेटिक फ्लक्स है, क्योंकि ये सर्कुलर लूप ऐसे क्या है रोटेट हो रहा है, और फील्ड लाइंस क्या है एक्सिस ए वाला है, एक्सिस ऐसे है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है मैग्नेटिक फील्ड जो है क्या यूनिफॉर्म है। तो इस केस में बी इंटू ए क्या आ रहा है कांस्टेंट आ रहा है। तो यहां भी रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो गया 0 हो गया। तो यदि क्या होगा आइदर क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड क्या मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट होगा, और क्या होगा मैग्नेटिक फ्लक्स 0 होगा। दोनों ही केस में क्या होगा ईएमएफ जो होगा वो क्या होगा 0 हो जाएगा।
एक कंडक्टिंग लूप में जो ईएमएफ होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो। लेकिन यही यदि मैं बोलूं कि नहीं दिस स्क्वायर लूप, जिसे एग्जांपल फर्स्ट हुआ, सेकंड एग्जांपल आप देख सकते हो, तो क्या होगा, यहां से मालूम चल रहा है कि व्हेन क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इज क्या होगा, यूनिफॉर्म एंड पैरेलल टू द क्या होगा, इस एग्जांपल से मालूम चला कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा और क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द क्या होगा, प्लेन ऑफ द लूप, एंड इफ द लूप इज बीइंग रोटेटेड अबाउट इट्स ओन एक्सिस देन मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा वो क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो अब हम यहां पढ़ेंगे कि क्या होगा, कि देखो यहां एग्जाम्पल कि ए सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस r is being rotated in the uniform magnetic field. Uniform magnetic field. Magnetic field B as shown in the figure below. A circular loop of radius r is being rotated in the uniform magnetic field about, ऐसे लिखना, about its diameter with constant angular speed as shown in the figure below. ठीक है, फाइंड मैग्नेटिक फ्लक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। देखो क्या है, यही क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक, और t इक्वल टू 0 पे इस सिचुएशन में है ना, यही डायमीटर हो गया इसका, ये एक्सिस हो गया। ठीक है, यहां मैग्नेटिक फील्ड जो है क्या है, यूनिफॉर्म है, क्या है, यूनिफॉर्म है ना, क्या है, यूनिफॉर्म है। अब t इक्वल टू 0, अब हमने क्या किया, इसको ऐसे कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा से हमने क्या किया, रोटेट करा ओमेगा से, यहां क्या है, b। ठीक है, इसका रेडियस क्या दिया हुआ है, r दिया हुआ। तो t इक्वल टू 0 पे अभी थोड़ा सा लॉजिक सोचना है, देखो ध्यान से। अभी देखो यही क्या है, आप सोच लो कि ये क्या है, सर्कुलर लूप है। देखो यहां ध्यान से देखो, यहां एंगल फाइंड आउट करना। इस सिचुएशन में अभी ये क्या होगा, t इक्वल टू 0, देखो यही क्या है, सर्कुलर, मान लो कि ये क्या है, सर्कुलर प्लेन है, यही सोचना है। अभी देखो हमने क्या किया, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है ना, अभी दोनों के बीच एंगल कितना है, आप बता सकते हो, दोनों के बीच आई मीन b और a के बीच एंगल क्या है, 0 डिग्री है। अब हम थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, इसको टिल्ट कर रहे हैं, तो जितने एंगल से क्या होगा, रोटेट होगा, उतना ही क्या होगा, इसके बीच एंगल जो होगा, b और a के बीच क्या होगा, एंगल फॉर्म होगा, क्योंकि a जो होगा ऑलवेज क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा। अभी ये दोनों क्या है, पैरेलल है, b और a, लेकिन जब आप इसको थोड़ा सा क्या करोगे, टिल्ट करोगे, तो देखो क्या हो रहा है, b तो यही है लेकिन ये इधर चला गया, तो कुछ क्या होगा, एंगल दोनों के बीच क्या होगा, फॉर्म होगा। समझ में आई बात? तो आप समझ सकते हो क्या है, अभी ऐसे रोटेट कराया जा रहा है, तो t इक्वल टू 0 पे क्या हो रहा है, b और a के बीच एंगल क्या है, 0 डिग्री है। तो यदि आप किसी टाइम t इस प्लेन को ऐसे कंसीडर कर लो, देखो अभी क्या है यार, ऐसे है, अब थोड़ा ऐसे टिल्ट करो, तो b का जो डायरेक्शन देखो, तो ये जितना एंगल इस प्लेन के साथ रोटेट करा रहे हैं, उतने ही एंगल से क्या हो रहा है, एरिया वेक्टर भी चेंज हो रहा है। तो t टाइम में ये कितना एंगल टर्न होगा, तो कितना हो जाएगा, ओमेगा इंटू टी होगा यार। कितना एंगल टर्न होगा, ओमेगा इंटू टी।
तो हम बोल सकते हैं कि क्या होगा कि एट, लिख सकते हैं कि एट t इक्वल टू 0 बी एंड क्या है, बी इज पैरेलल टू क्या है, ए। ठीक है, क्या है, बी इज पैरेलल टू ए। देन क्या होगा, देन एट एनी टाइम t, ठीक है, एंगल बिटवीन क्या होगा, b एंड e क्या होगा, ओमेगा टी हो जाएगा। ये बात समझ में आया? थोड़ा आप जब सोचोगे तो ये समझ में आएगा कि अभी हमने क्या रखा है, ऐसे रखा है। देखो तो ये बी ऐसे है, अब मैंने ऐसे कर दिया तो ये जितने एंगल से हम इसको टिल्ट कर रहे हैं उतने ही एरिया और बी के बीच क्या होगा, फॉर्म होगा। ठीक है, तो हमने क्या लिखा है यहां, हेंस फाई एम एज ए फंक्शन ऑफ टी क्या हो जाएगा, देखो तो बी डॉट क्या होगा, ए, तो हम क्या लिखेंगे, बी ए कॉस ओमेगा टी। तो हम लिख सकते हैं फाई एम इंटू टी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर बी कॉस ओमेगा टी। ठीक है, पाई आर स्क्वायर बी कॉस ओमेगा टी। तो एक किसी टाइम देखो यहां भी टी इक्वल टू 0 रखोगे तो ये फ्लक्स जो है क्या है, यहां ग्राविट ये जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, देखो इसको हम बोल सकते हैं मैक्सिमम फ्लक्स। मैक्सिमम फ्लक्स कितना होगा, पाई आर स्क्वायर बी होगा। ठीक है, तो यहां क्या होगा, फाई एम एज ए फंक्शन ऑफ टी क्या हो गया, ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर बी कॉस ओमेगा टी। अब इसको जब एक बार आप डिफरेंशिएट कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, ईएमएफ मिल जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि डी फाई एम डी टी इज इक्वल टू क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, माइनस पाई आर स्क्वायर बी ओमेगा साइन ओमेगा क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो ऐसे हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स लिखते हैं। जब भी क्या होगा, रोटेट कराओगे, ये दिया रहेगा कि यही क्वेश्चन आप जब ये में पढ़ोगे तो वहां यही क्वेश्चन मिलेगा आपको सेम। तो ये आपको ध्यान देना है कि जब हम क्या करेंगे, जब इसको रोटेट कराएंगे तो कितना एरिया, क्योंकि इनिशियली क्या है, टी इक्वल टू 0 पे क्या है, बी और ए क्या है, पैरेलल है। तो किसी टाइम टी जो होगा बी और ए पैरेलल नहीं होगा, बी और ए के बीच एंगल होगा, और वो कितना एंगल टर्न होगा, कितना होगा, ओमेगा इंटू टी, क्योंकि ये कितने एंगुलर स्पीड से रोटेट हो रहा है, ओमेगा एंगुलर स्पीड से। तो टी टाइम में कितना एंगल टर्न होगा, ओमेगा इंटू क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो इसलिए हमने फ्लक्स क्या लिखा, फाई एम टी इज इक्वल टू बी डॉट ए, और यहां क्या लिखा, बी ए कॉस ओमेगा टी। अब फाई एम मिल गया तो आपको भी यहां से मालूम है कि मैक्सिमम फ्लक्स कितना होगा, पाई आर स्क्वायर बी होगा। ठीक है, अब रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, तो ये हमने लिखा, क्या लिखा, रेट ऑफ, क्या हो लिखा, रेट ऑफ चेंज इन क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, और इसी को क्या बोलते हैं, ईएमएफ बोलते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो आगे हम पढ़ेंगे, आई मीन इसके बाद के क्लास में हम पढ़ेंगे, क्या बोलते हैं इसको, इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब थोड़ा सा इसमें क्या हो सकता है, ट्विस्ट भी हो सकता है। अभी हमने क्या किया, ऐसे किया, 2 क्वेश्चन मैं होमवर्क देता हूं, शायद तुम लोग ट्राई करना, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। तो ऐसे भी सोच सकते हो इसको कि अभी क्या है, ये होमवर्क देता हूं, है ना, कि ए स्क्वायर लूप of side A is being rotated in the uniform magnetic field, in the uniform magnetic field at t equal to 0, at t
t इक्वल टू 0, ए में क्या है अबाउट इट्स साइड, एंड बी में क्या है अबाउट इट्स डायगोनल। ठीक है, देन फाइंड, जिसे यहां मैं लिख देता हूं, पहले डायग्राम देखो यही क्या है, t इक्वल टू 0 पे सिचुएशन है ऐसे, ये यहां यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, यही क्या है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ये थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है ना। तो यहां देखोगे आप, यही क्या है स्क्वायर लूप, ये ऐसे रोटेट हो रहा है इसके अबाउट ओमेगा से। ठीक है, इसका एज लेंथ हमने क्या मान लिया, ये मान लिया। ये t इक्वल टू 0 पे इस सिचुएशन से चलना शुरू कर रहा है। ठीक है, रोटेट होना शुरू कर रहा है। तो ये फिगर ये हुआ, या t इक्वल टू 0 पे क्या है सिचुएशन है इसका। ठीक है, ऐसे है दोनों के बीच। यहां देखोगे कि यहां हमने क्या किया, डायगोनल के बीच रोटेट करा रहे हैं, डायगोनल के अबाउट क्या कर रहे हैं, रोटेट करा रहे हैं। ठीक है, जिसे देखो यहां क्या है, ये स्क्वायर लूप है, ये हमने क्या किया है, इस डायगोनल के अबाउट रोटेट करा। अगेन इसका साइड क्या है, ये। तो दोनों केस में आपको क्या करना है, मैग्नेटिक फ्लक्स एज ए फंक्शन ऑफ क्या है, अबाउट डायगोनल। देन यहां मैं लिख देता हूं, देन फाइंड मैग्नेटिक फ्लक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। क्या है, देन फाइंड ये में क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स इन केस ए एंड बी, और बी में क्या है, रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। फ्लक्स इन केस ए एंड बी। ठीक है, तो ये दोनों केस में आपको क्या करना है, मैग्नेट। ये समझ में आया। इसमें क्या है, इस एज के अबाउट, इसको मान लो एक्स डैश मान लेते हैं हम लोग, एक्स डैश, इसको भी हमने क्या माना, एक्स और एक्स डैश। लेकिन यहां क्या है, डायगोनल के अबाउट रोटेट कराया जा रहा है। यहां क्या है, किसके अबाउट रोटेट करा रहे हैं हम, एज के अबाउट। तो ये दोनों क्या है, सेम है। ये और ये क्या है, दोनों अलग अलग क्वेश्चन हुआ। इसमें क्या है, हाफ टाइम तक क्या होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड में रहेगा, और हाफ टाइम के बाद क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, होल टाइम पीरियड, जितने टाइम रोटेट करोगे मैग्नेटिक फील्ड में ही क्या होगा, रहेगा। होल एरिया, यहां एरिया क्या है, टी टाइम, कुछ टाइम के लिए मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहेगा, कुछ टाइम के लिए क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो आप दोनों केस में आपको क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड लिखना है, और मैग्नेटिक फ्लक्स लिखना है, और फिर रेट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स हम कैसे लिखते हैं, ये भी आपको क्या है, लिखना है। ठीक है, तो ये आज की क्लास में बस इतना ही है ना। इसके बाद हम कल इसके नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, या बेसिक चीज पढ़ेंगे, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एंड फिर पढ़ेंगे लेंज लॉ। फिर उसके बाद यही आपको सम मिलेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।